तो आज के इस गहन अध्ययन में हम जीव विज्ञान के एक ऐसे हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं जिसने मतलब आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी है। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय है बायोटेक्नोलॉजी, या कहें तो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। हाँ, और हमारे पास जो शोध नोट्स और वैज्ञानिक दस्तावेज है उनके आधार पर हम उन जटिल प्रक्रियाओं को समझेंगे जिनसे इंसानों ने जीवन की सबसे बुनियादी इकाई को काटना और जोड़ना सीख लिया। मेरा मतलब है डीएनए को। डीएनए को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना, ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। और सुनने वालों के लिए इस सफर की शुरुआत की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 1970 के दशक में हवाई में एक वैज्ञानिक सम्मेलन चल रहा था। हाँ, वो हॉट डॉग्स खाते हुए जो बातचीत हुई थी। बिल्कुल, दो वैज्ञानिकों के बीच एक बहुत ही साधारण सी बातचीत, और उस एक अनौपचारिक चर्चा ने उस क्रांति की नींव रखी जिससे आज हमें जीवन रक्षक दवाएं और वैक्सीन इतनी आसानी से मिलती हैं। ये सच में विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। लेकिन अगर हम इस पूरी क्रांति की वैचारिक नींव को समझना चाहें तो हमें इतिहास में थोड़ा और पीछे जाना होगा। थोड़ा और पीछे मतलब कितनी दूर? 17वीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने डिस्कार्तिस की तरफ। उनकी सोच ने इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा को एक दिशा दी थी। अच्छा, डेस्कार्टिस। उनका बायोटेक्नोलॉजी से क्या संबंध? उनका मानना था कि मानव ज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान का उपयोग ऐसी तकनीकें विकसित करने के लिए होना चाहिए जो मानव जीवन को अधिक आरामदायक बनाए। इसी सोच ने विज्ञान को पूरी तरह से मानव केंद्रित बना दिया। तो मतलब विज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि इंसान के काम आने के लिए इस्तेमाल होने लगा। एकदम सही। भौतिकी ने इंजीनियरिंग को जन्म दिया और उसी तर्ज पर जीव विज्ञान ने बायोटेक्नोलॉजी का रूप लिया। आज स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन में जो सुधार दिखते हैं वो उसी दृष्टिकोण का नतीजा है। अलग अलग स्रोतों से आए डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाना। लेकिन ये प्रक्रिया जमीन पर उतरी कैसे? मतलब इन दोनों वैज्ञानिकों का अपना अपना शोध एक साथ कैसे जुड़ गया? इस सफलता की खूबी यही थी कि ये दो बिल्कुल अलग शोधों का संगम था। हर्बर्ट बॉयर ई कोलाई बैक्टीरिया के कुछ खास एंजाइमों पर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये एंजाइम डीएनए के अनुक्रम को बहुत ही विशिष्ट जगहों से काट सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, कटाई के बाद डीएनए के सिरों पर जो चिपचिपे सिरे बनते हैं। हाँ, स्टिकी एंड्स। इन्हीं चिपचिपे सिरों के कारण कटे हुए डीएनए टुकड़ों को आपस में सटीकता से जोड़ना संभव हो पाया। और दूसरी तरफ स्टैनली कोहेन का शोध प्लाज्मिड पर चल रहा था। बिल्कुल। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर मौजूद डीएनए के छोटे गोल छल्ले होते हैं जो अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं। कोहेन ने तकनीक खोजी जिससे इन प्लाज्मिड को कोशिका से सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था और फिर वापस किसी अन्य कोशिका में डाला जा सकता था। तो एक के पास डीएनए को काटने का तरीका था और दूसरे के पास उसे गाड़ी में बिठाकर कोशिका में डालने की तकनीक। और जब दोनों को मिलाया गया तो प्रयोग के तौर पर साल्मोनेला बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन निकाला गया और उसे प्लाज्मिड के साथ जोड़कर ई कोलाई में डाल दिया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत। लेकिन यहाँ एक बात और है। अक्सर सारा ध्यान सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग पर चला जाता है, जबकि हमारे स्रोत दस्तावेजों में बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का भी उतना ही जिक्र है। हाँ, क्योंकि लैब में एक बैक्टीरिया बना लेना अलग बात है और उससे बड़े पैमाने पर दवा बनाना बिल्कुल अलग। सही कहा। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम बैक्टीरिया तो बना लेंगे, लेकिन जब टीकों या एंजाइमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो पूरी तरह से संक्रमण मुक्त माहौल चाहिए होता है, जिसे हम स्टेराइल कहते हैं। हाँ, अगर उस माहौल में एक भी बाहरी सूक्ष्म जीव आ गया तो वो पूरे बैच को बर्बाद कर सकता है। इसलिए नियंत्रित वातावरण बनाना बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का मुख्य आधार है। यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब अगर इस पूरी प्रक्रिया के टूल्स की बात करें तो शुरुआत कटाई से होती है। बॉयर के एंजाइम्स, जिन्हें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज कहते हैं, जिन्हें अक्सर आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। मैं यही सोच रही थी कि डीएनए तो इतनी लंबी संरचना है, तो ये कैंची तय कैसे करती है कि काटना कहाँ से है? इसके पीछे पैलिंड्रोम का एक बहुत ही शानदार तंत्र काम करता है। पैलिंड्रोम, जैसे अंग्रेजी का शब्द मैडम या मलयालम? हाँ, जो आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ा जाए। डीएनए में भी ये एंजाइम ऐसे अनुक्रम ढूंढते हैं जो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर दोनों स्ट्रैंड्स पर बिल्कुल समान हों, जैसे हिंट2 और EcoR1 एंजाइम का काम। बिल्कुल। ये एंजाइम विशिष्ट अनुक्रमों को स्कैन करते हैं और तय जगह पर कट लगाते हैं, और इस कटाई से जो चिपचिपे सिरे बनते हैं वो नए डीएनए को जोड़ने में मदद करते हैं।
और इस जोड़ने के काम को पूरा करता है डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम, जो एकदम आणविक गोंद की तरह काम करता है। काटने के लिए कैंची और जोड़ने के लिए गोंद। अब एक बार जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है तो उसे कोशिका के अंदर भेजना होता है। इसके लिए क्लोनिंग वेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज। इन्हें हम डीएनए ले जाने वाली आणविक गाड़ियां कह सकते हैं। लेकिन इन गाड़ियों में ओरी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना बहुत जरूरी है ना? इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। ओरी डीएनए का वो अनुक्रम है जहां से कॉपी बनने की शुरुआत होती है। बाहरी डीएनए अगर इससे नहीं जुड़ा है तो वो कोशिका के अंदर अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। और सिलेक्टेबल मार्कर भी तो होते हैं, वो ये पहचानने के लिए कि प्रयोग सफल रहा या नहीं। हाँ, क्योंकि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला जाता है तो सभी कोशिकाएं उसे ग्रहण नहीं कर पाती। ऐसे में एम्पिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का प्रतिरोधक जीन ये सुनिश्चित करता है कि केवल रूपांतरित कोशिकाएं ही जीवित रहें। इसी पहचान प्रक्रिया में एक तरीका और है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम वाला। इसे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ये वाला तरीका तो बहुत ही विजुअल है। इसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का उपयोग होता है। अगर हमारा मनचाहा डीएनए सफलतापूर्वक जुड़ गया है तो वो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन को निष्क्रिय कर देता है, जिससे बैक्टीरिया की कॉलोनियां कोई रंग नहीं देती। और अगर डीएनए नहीं जुड़ा है तो एंजाइम काम करता रहता है और नीले रंग की कॉलोनियां बन जाती हैं। ये सच में एक विजुअल बाइनरी कोड जैसा है। नीला मतलब विफलता और रंगहीन मतलब सफलता। बिल्कुल, बहुत आसानी से अंतर किया जा सकता है। लेकिन डीएनए को कोशिका के अंदर पहुंचाना, जिसे होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो अपने आप में बड़ी चुनौती है। डीएनए तो पानी से प्यार करने वाला यानी हाइड्रोफिलिक है, और कोशिका की झिल्ली लिपिड की बनी होती है जो डीएनए को अंदर नहीं जाने देती। तो इस रक्षा पंक्ति को भेदने के लिए बैक्टीरिया को सक्षम या कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। ये तरीका थोड़ा आक्रामक नहीं है? काफी आक्रामक है। सबसे पहले बैक्टीरिया को कैल्शियम जैसे रसायनों के साथ ट्रीट किया जाता है, फिर उसे बर्फ पर रखा जाता है, और फिर अचानक 42 डिग्री सेल्सियस पर हीट शॉक देते हैं। हाँ, और फिर तुरंत वापस बर्फ पर। इस अचानक बदलाव से बैक्टीरिया की झिल्ली में छोटे छोटे छेद खुल जाते हैं और डीएनए अंदर चला जाता है। ये तो सिर्फ बैक्टीरिया की बात हुई। जानवरों और पौधों के लिए जो तरीके हैं वो तो सीधे साइंस फिक्शन वाले लगते हैं। माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन। और जानवरों की कोशिकाओं के लिए माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग होता है। एक बेहद बारीक सुई से डीएनए को सीधे न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और पौधों की कोशिका दीवार सख्त होती है तो वहां जीन गन काम आती है। सही कहा। सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों पर डीएनए लपेटकर उन्हें उच्च वेग से कोशिकाओं पर दागा जाता है। सोने के कणों से डीएनए की बमबारी गजब की तकनीक है। और एक ट्रोजन हॉर्स तरीका भी है। वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मास्टरपीस है। खतरनाक वायरसों और बैक्टीरिया को निशस्त्र करके इस्तेमाल करना। जैसे पौधों में ट्यूमर करने वाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। प्राकृतिक रूप से ये पौधों को बीमार करता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके ट्यूमर बनाने वाले हिस्से को काटकर वहां हमारा जीन लगा दिया। अब ये बीमारी नहीं फैलाता, बल्कि हमारा फायदेमंद जीन पौधे में डाल देता है। और जानवरों में रेट्रोवायरस का इस्तेमाल होता है। बीमारी वाले जीन हटाकर उन्हें अच्छे जीन की डिलीवरी के लिए उपयोग करते हैं। मतलब हमने प्रकृति के हथियारों को उसी के फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। लेकिन अगर हम इसे लैब के स्तर पर देखें तो डीएनए को कोशिका से बाहर निकालना भी एक लंबी प्रक्रिया है। डीएनए अकेला तो होता नहीं है। उससे शुद्ध रूप में बाहर निकालना एक क्रमिक रासायनिक प्रक्रिया है। सबसे पहले लाइसोजाइम या सेल्यूलेज से झिल्ली तोड़ी जाती है। फिर प्रोटीन को नष्ट करने के लिए प्रोटीएज और आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज डालते हैं। और अंत में एकदम ठंडा इथेनॉल डाला जाता है। इसके संपर्क में आते ही शुद्ध डीएनए पारदर्शी धागों के गुच्छे की तरह बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहते हैं। फिर इस शुद्ध डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है। पर यह कैसे पता चले कि डीएनए सही कटा है? स्रोत दस्तावेजों में एक तकनीक है, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगरोस एक प्राकृतिक पॉलीमर है जो समुद्री खरपतवार से मिलता है। इसकी जेली बनाई जाती है और डीएनए पर प्राकृतिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डीएनए के टुकड़े पॉजिटिव सिरे यानी एनोड की तरफ भागते हैं। जेली छलनी का काम करती है और छोटे टुकड़े तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन साधारण रोशनी में तो ये दिखेंगे नहीं। इसके लिए जेली में एथिडियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है और जब यूवी लाइट डालते हैं तो डीएनए चमकीले नारंगी बैंड्स के रूप में चमकने लगता है। फिर मनचाहे टुकड़े को जेल से काटकर निकाल लेते हैं। पर प्रयोग के लिए तो डीएनए की बहुत सारी कॉपियां चाहिए। यहीं पर पीसीआर
यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन गेम चेंजर साबित होती है। ये कुछ ही घंटों में डीएनए की 1 अरब कॉपियां बना सकती है। पर इसमें तो बहुत उच्च तापमान चाहिए होता है। हाँ, और साधारण एंजाइम तो नष्ट हो जाते हैं। इसका समाधान मिला थर्मस एक्वेटिक्स नामक बैक्टीरिया में, जो उबलते झरनों में पाया जाता है। अच्छा, इसका एंजाइम टैक पॉलीमरेज अत्यधिक गर्मी में भी काम करता है। बिल्कुल, इसी की बदौलत पीसीआर मशीन लगातार उच्च तापमान पर डीएनए की अरबों कॉपियां बना पाती है। अब अरबों कॉपियां बन गईं और उन्हें कोशिकाओं में डाल भी दिया। पर लैब से निकलकर बाजार में लाखों लोगों तक पहुंचने वाली दवा बनाने का सफर कैसे तय होता है? इसके लिए बायो रिएक्टर्स की जरूरत होती है। ये 100 से 1000 लीटर के बड़े बर्तन होते हैं, जिनमें स्टर्ड टैंक डिजाइन का उपयोग होता है। इसके अंदर एक स्टिरर घूमता रहता है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को मिलाता है। विशाल मात्रा में कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए तापमान, ऑक्सीजन और पीएच को सटीकता से कंट्रोल करना होता है। जरा से भी ऊंच नीच पूरा बैच खराब कर सकती है। और बायोरिएक्टर से जो निकलता है वो एक अशुद्ध सूप की तरह होता है। तो फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की बारी आती है। हाँ, उत्पाद को अलग करना, उसका शुद्धिकरण करना, अगर दवा है तो प्रिजर्वेटिव्स मिलाना, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स और सख्त क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं। किसी भी वैक्सीन को सुरक्षित घोषित करने से पहले ये सब अनिवार्य है। बिल्कुल। तो यह पूरी यात्रा विज्ञान की असीम संभावनाओं को दिखाती है। श्रोताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि अस्पताल में जो इंसुलिन या जीवन रक्षक दवाएं दी जाती हैं, वे इसी जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। ये सिर्फ विज्ञान की किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी जान बचाने वाली तकनीक है। और एक बात सोचने वाली है, स्रोत में हमने देखा कि वैज्ञानिक खतरनाक रोगजनकों को बीमारियों को ठीक करने वाले डिलीवरी बॉय में बदल देते हैं, रीप्रोग्राम कर देते हैं। तो यदि इंसान करोड़ों साल पुराने रोगजनकों को रीप्रोग्राम कर सकता है कि वे नुकसान के बजाय फायदा पहुंचाएं, तो प्रकृति को रीप्रोग्राम करने की हमारी क्षमता की असली सीमा क्या है? क्या भविष्य में हम सभी गंभीर जैविक बीमारियों को महज एक सॉफ्टवेयर बग की तरह देखने लगेंगे, जिसका इलाज अस्पताल में रहने के बजाय शरीर में बस एक सही मॉलिक्यूलर पैच अपलोड करके किया जा सकेगा? विज्ञान जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये अब केवल कल्पना नहीं लगती। सच में ये एक बहुत ही उत्तेजक विचार है। उम्मीद है आज के इस गहन अध्ययन से विज्ञान के इन नए आयामों पर सोचने का एक नया नजरिया मिला होगा। बिल्कुल। इस रोमांचक सफर से जुड़ने के लिए शुक्रिया।